नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। लोकसभा के साथ साथ अब राज्यसभा में भी मोदी को बहुमत मिल चुका है। लगभग बहुमत के करीब एनडीए पहुंच चुकी है और कुछ सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर अब किसी भी बिल को पास करने के लिए मोदी सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत हो चुका है। ये जो अभी राज्यसभा के 19 सीटों पर चुनाव हुआ है और उससे पहले जो नॉमिनेट किए गए अनअपोज्ड यानी टोटल 61 सीटों पर जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद आंकड़े पूरी तरह से बदल गए हैं। अब मोदी सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार हो गई है कि किसी भी विधेयक को पारित करवाने के लिए अब कांग्रेस के सहयोगी पार्टियों के साथ तालमेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कांग्रेस अब किसी बिल को अड़ंगा नहीं लगा सकती है, क्योंकि उसके पास जितने पूरे यूपीए के पास राज्यसभा में सीटें हैं, उससे ज़्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास हो गई है। 61 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें से 42 सीटों पर चुनाव से पहले ही परिणाम आ चुके थे, यानी चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उन सीटों पर अनअपोज्ड चुनाव हो गया था, निर्विरोध ही चुन लिए गए थे, क्योंकि वहाँ पर जितनी जिसकी विधायकों की संख्या थी उसके आधार पर ही राज्यसभा में उम्मीदवार खड़े किए गए थे। उसके बाद 24 सीटों के लिए बात चली थी और 24 सीटों में भी 6 सीटों पर चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ी। कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी, जेडीएस और कांग्रेस, ये तीनों ने उतने ही उम्मीदवार खड़े किए जितने की जरूरत थी, जितने के लिए सबके पास सबके कोटे में विधायकों की संख्या थी। उसके अलावा 19 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव कराने की जरूरत पड़ी और उसमें भी कांग्रेस पूरी तरह से फेल हो गई। गुजरात में भी कांग्रेस फेल हुई, मध्य प्रदेश में भी फेल हुई, और जो मणिपुर में जहां पर कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि एक सीट है वहां पर, तो एक सीट पर भाजपा को हराया जाए, इसके लिए तिकड़म भिड़ाया गया। कुछ विधायकों को इस्तीफे दिलवाए गए भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा और भारतीय जनता पार्टी को ही वो सीट मिल गई, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उसके बाद कांग्रेस के अंदर ही विद्रोह हो गया और 7 विधायकों ने कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया। यहाँ तक कि छोटी छोटी जो दूसरी पार्टियाँ थी उसके विधायकों ने भी, जो पहले कांग्रेस के साथ खड़े रहते थे, इस राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। मध्य प्रदेश में भी बसपा और सपा ने भाजपा को सपोर्ट किया और इस पूरे सपोर्ट सिस्टम के साथ जो रणनीति बनाई गई थी राज्यसभा में, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा अब 85 पहुंच गया है। 85 का आंकड़ा मतलब राज्यों में जो सीटें हैं उसके आधार पर जो राज्यसभा की स्थिति है, अब भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच गई है। 85 कहने का मतलब है कि 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उसके आंकड़े भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि इसमें लास्ट जो अंतिम नॉमिनेटेड सदस्य थे केटीएस तुलसी, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक अपने उम्मीदवार जस्टिस गोगोई को राज्यसभा भेज दिया। हालांकि उसमें से 4 सीटें पर जो 4 नॉमिनेटेड लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किया और इसके कारण उन लोगों को अगर भाजपा में न शामिल करने के कारण भाजपा के आंकड़े को कम करके देखें, तभी 85 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में है, जबकि उन 4 लोगों का समर्थन भाजपा को ही मिलेगा। किसी भी विधेयक पर जब वोटिंग की बारी आएगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही वोट करेंगे, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी ने ही नॉमिनेट कराया है। राज्यसभा में 89 सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, जबकि दूसरी तरफ पूरे यूपीए का कांग्रेस के सारे कुनबों को मिला दें तो अभी 61 एमपी हैं राज्यसभा में कांग्रेस और यूपीए के साथ। यूपीए के 61 से अगर देखा जाए तो कई ज़्यादा सदस्य अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास है, एनडीए की बात छोड़ दें, जबकि एनडीए का आंकड़ा अब 100 पार कर चुका है। एनडीए का अब 116 सदस्य वहां पर राज्यसभा में हैं। अब विधेयक को पास कराने के लिए, किसी भी विधेयक को पास कराने के लिए राज्यसभा में 123 सदस्यों की जरूरत होगी। 245 सदस्यों वाली जो राज्यसभा है, उसमें अगर कोई विधेयक पारित करवाना है तो 123 सदस्यों की जरूरत होगी। अभी एनडीए के पास पूरा बहुमत नहीं है, लेकिन इस बहुमत न होने के कारण
कोई विधेयक पारित न हो, ऐसा कहा नहीं जा सकता। एनडीए का कुनबा अगर पूरी तरह से देखा जाए तो इतना ही तक सीमित नहीं है। इसके अलावा कुछ पार्टियां ऐसी है जिसके पास जो राज्यसभा में स्ट्रेंथ है, उसका हमेशा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधेयकों के समर्थन में होता रहा है। उसमें से टीआरएस, बीजू जनता दल और उसके बाद वाईआरसीपी जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्यसभा चुनाव में भी बैटिंग की थी। और इसी के कारण आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें से टीडीपी को 1 सीट भी नहीं मिली, जबकि 4 सीटों पर चुनाव के लिए 5 उम्मीदवार खड़े थे। 3 उम्मीदवार जो थे, उसको जो वाईआरसीपी थी उसके लिए ये संभावना थी कि 3 उम्मीदवारों को आसानी से जिता लेगी, लेकिन 1 उम्मीदवार उसने अतिरिक्त खड़ा किया था और वो टीडीपी को किसी तरह से मात देना चाहती थी और उसका फायदा उनको मिला। भारतीय जनता पार्टी ने वाईआरसीपी के लिए बैटिंग की और वहां पर 4 की 4 सीटें जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को मिल गई। इसका आधार यही था कि हर समय विधेयक कोई भी जब राज्यसभा में आता है तो उसमें अभी तक एनडीए के पास बहुमत इतनी नहीं है कि आसानी से पारित करवाया जाए, तो कुछ ऐसे जो पार्टियां हैं जिनको कहीं न कहीं से समर्थन की जरूरत पड़ती थी और इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कुछ पार्टियों के साथ वैसा रिश्ता रखी है जो एनडीए का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन एनडीए को सपोर्ट करते हैं, मोदी सरकार के नीतियों का सपोर्ट करती है। उसमें से वाईआरसीपी भी एक पार्टी है और उसके अलावा जो बीजू जनता दल है, बीजू जनता दल भी भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग बिलों का समर्थन करती रही है। बीजू जनता दल का समर्थन, टीआरएस का समर्थन और वाईआरसीपी के समर्थन से एनडीए के पास, यानी मोदी सरकार अगर कोई विधेयक लाती है तो टोटल 138 सदस्यों का समर्थन मिल सकता है। इसके अलावा छोटी बड़ी दूसरी पार्टियां हैं और उन पार्टियों का 1-1, 2-2 जो सांसद हैं उनका समर्थन मोदी के साथ रहता है। इस कारण से अब मोदी जो हैं कोई भी विधेयक राज्यसभा में भी आसानी से पारित करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति राज्यसभा में बन गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि राज्यसभा में जिस तरह से एनडीए का समर्थन बढ़ा है, राज्यसभा में आंकड़े बढ़े हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अब खुलकर खेलने का मौका मिला है, क्योंकि कई विधेयक ऐसे हैं जिसे इसी के कारण नहीं लाया जा रहा था क्योंकि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी कमज़ोर है। पिछले दिनों जो 2 विधेयक आए और पारित कराए गए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। हालांकि कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने को लेके कई पार्टियों ने समर्थन दिया और उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब उसके बाद नागरिकता संशोधन विधेयक को राज्यसभा में लाया जा रहा था तो उस समय मोदी सरकार को मशक्कत करनी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि राज्यसभा में इस विधेयक को अटका दिया जाए, क्योंकि पहले भी 1-2 बार इस विधेयक को राज्यसभा में अटका दिया गया था, लेकिन इस बार किसी तरह से समर्थन मिल गया और एनडीए के साथ साथ कुछ दूसरी पार्टियों ने उनका समर्थन किया, जिसके कारण राज्यसभा से भी ये विधेयक पारित हो चुका है। लेकिन अब जो इसके बाद की बड़ी प्लानिंग है, उसके लिए जरूरी है कि राज्यसभा में पहले से ही आंकड़ा पूरा कर लिया जाए और ये आंकड़ा अब लगभग पूरा हो चुका है। उसके अलावा नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं राज्यसभा के लिए, उसमें उत्तर प्रदेश में 10 सीटें खाली होगी और भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या है, उससे ये लग रहा है कि अब एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा में जो आंकड़ा है वो आगे बढ़ेगा और पूरी तरह से बहुमत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की राज्यसभा में आ जाएगी और यहीं से खेल शुरू होगा मोदी सरकार की। मोदी और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो 2 विधेयकों पर नज़र गड़ाए हुए हैं। उन 2 विधेयकों को किसी न किसी तरह से पारित करवाना है और उसके लिए आधार तैयार किया जा रहा है। एक विधेयक है एनआरसी का। एनआरसी को लेकर कई महीनों से चर्चा चल रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि ये बार बार कहा कि अभी एनआरसी पर कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इसका इशारा पहले ही कर दिया था और अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है।
विधानसभा का चुनाव से पहले ही एनआरसी के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किए जाने की बात चल रही है और एनआरसी को पूरे देश में लागू करने के लिए एक सही वक्त की तलाश की जा रही है। और जैसे ही राज्यसभा में मोदी सरकार का एनडीए का बहुमत आ रहा है, उसी के साथ ही एनआरसी के ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि अब एनआरसी किस तरह से लागू किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही जो लोकसभा में भी बोला था कि ये जो क्रोनोलॉजी है, जो सीएए के बाद एनआरसी लाया जाएगा, उस क्रोनोलॉजी को समझिए। और वही क्रोनोलॉजी को समझने का अब समय आ रहा है। अगले साल अप्रैल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, नवंबर में राज्यसभा के 15 सीटों के लिए चुनाव होगा और उसके बाद एनडीए को बहुमत मिल जाएगा अपने आप। दूसरी पार्टियों के समर्थन की जरूरत नहीं होगी, जबकि दूसरी पार्टियां और कुछ है जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने के लिए तैयार होगी। और उसके बाद एनआरसी के लिए ड्राफ्ट तैयार होगा, उसके विधेयक पर चर्चा होगी और फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है उसका इस्तेमाल करके एनआरसी लाया जाएगा। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण विधेयक जिसके ऊपर चर्चा चल रही है, बात होने वाली है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके लिए भी बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा है और मोदी सरकार जब दूसरी बार सत्ता में आई थी, उसी समय से ये बातें भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही थी कि कश्मीर के बाद सीएए और उसके बाद यूसीसी पे आगे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि दो चीज़ें तो अब हो चुकी है। यूसीसी के बाद अब ये चर्चा की जाएगी कि किसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, क्योंकि अभी ये डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्ट प्रिंसिपल टू स्टेट। तो इसका पार्ट होने के कारण अभी इसके ऊपर कानून बनाया जा सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है। और इसके लिए राज्यसभा में बहुमत होना जरूरी है, क्योंकि जब यूसीसी की बारी आएगी तो हो सकता है एनडीए की भी कुछ तथाकथित सेकुलर पार्टियां भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने की तैयारी में लग जाए और वहां पर राज्यसभा में वो समर्थन न मिले। लेकिन इसके लिए जो पूरी तैयारी की जा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें तो बढ़ेगी राज्यसभा में, और साथ साथ जो बाहर की कुछ पार्टियां हैं जो एनडीए से बाहर की है, वो लोग भी यूसीसी पर भारतीय जनता पार्टी की इस पहल का साथ देंगे। और इस तरह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुलकर खेलना चालू करेंगे। अब उनके सामने किसी भी विधेयक को, किसी भी कानून बनाने के लिए अब उनको न लोकसभा में कोई ऑब्स्टेकल रहेगा और न राज्यसभा में कोई अड़ंगा लगाने वाला रहेगा। जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले कुछ समय से स्थितियां पैदा कर दी थी और हर विधेयक को राज्यसभा में जाने के बाद एक बहुत ही गंभीर चर्चा और परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद ऐसा लगता था कि कांग्रेस किसी भी विधेयक को सिर्फ इसीलिए नहीं रोक रही है क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है या नहीं, सिर्फ इसलिए रोकना चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी को इस विधेयक का फायदा मिल जाएगा, इसके कानून बनने का फायदा मिल जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस पूरी तरह से फिसड्डी हो गई है, राज्यसभा से आउट हो गई है। लोकसभा में तो उसकी औकात पहले से ही नीचे थी, अब राज्यसभा में भी वो फिसड्डी साबित हुई है इस चुनाव के बाद। और आगे नवंबर तक कांग्रेस की स्थिति और ही कमज़ोर हो जाएगी। फिर उसके बाद कोई ऐसी स्थिति नहीं रहेगी जिसमें मोदी सरकार को अपने विजन को आगे बढ़ाने के लिए, कोई कानून बनाने के लिए किसी तरह की कोई समस्या आए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।